हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना वायरस के मामले पूरे देश के हर एक राज्य में बढ़ रहे हैं और कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया। हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया और यह नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा और इस दौरान सभी गैर जरूरी मूवमेंट पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। हरियाणा पुलिस को आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के दौरान इंटरस्टेट यातायात पर रोक नहीं होगी, लेकिन बाकी चीजें इससे प्रभावित रहेगी और साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा और यात्रा की वजह भी बतानी होगी। उधर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब इन्हीं आदेशों को प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालक इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। न सिर्फ आदेशों की अवहेलना हो रही है, बल्कि सरेआम क्लासेस चल रही हैं। यही नहीं, जिला शिक्षा विभाग भी इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है और इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ कर दिया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर के हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी भी दी गई है, जिसमें अनिल विज ने यह बताया है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसको लेकर के कुछ गाइडलाइंस भी हैं। और हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के दौरान इंटरस्टेट यातायात पर रोक नहीं होगी, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर किसी भी तरीके से कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और जो ऐसे सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं लोग जो दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं, वहां से अगर आवाजाही आपको करनी है तो ऐसे में आपके ऊपर किसी भी तरीके से रोक टोक नहीं होगी और इनका जो पालन है 9 बजे के बाद आपको आप आगे नहीं जाना होगा, आपको नियमों का पालन करना होगा। नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उसमें कुछ और तैयारियां इस दौरान की गई हैं। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के दौरान जो इंटरस्टेट यातायात है उस पर रोक नहीं होगी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने पर दूसरे राज्यों से आ रहे और एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे लोगों को अपना पहचान पत्र जरूर दिखाना होगा। और चलिए, एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है और इस बड़े फैसले के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ शिक्षाविद यशपाल यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में सुखवंत जी आपसे करना चाह रहा हूं, हरियाणा सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इससे पहले तक हरियाणा सरकार ये मानकर चल रही थी कि सभी चीजें व्यवस्थित है, सभी चीजें ठीक है, लेकिन सबसे पहले स्कूलों को बंद करने का फैसला 8वीं तक की क्लासों को रोक दिया गया, उसके बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। आपको लगता है कि ये सही कदम है या इन कदम को उठाने में देरी कर दी सरकार ने? दूसरे जो साथी, आपको भी नमस्कार, दूसरे जो साथी बैठे उन सबको भी नमस्कार। देखो, जहां तक सरकार के फैसले की बात है, इस सरकार के किसी भी फैसले में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई भी उसकी एक तार्किक वैल्यू नहीं होती। लगातार करके ये एक चीज आप देखें कि ये तो नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया, क्या कोरोना सिर्फ नाइट में ही ऑपरेट करता है? क्या दिन में वो ऑपरेट नहीं करता? और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी या दूसरे जो और इनके आला अफसर हैं या इनके आला जो मंत्री हैं, वो लगातार, ये तो अलग विषय है कि जनता उनको अपने वहां नहीं जाने देती, अदरवाइज ये लोग लगातार प्रोग्राम में रहते हैं। बंगाल का चुनाव आप देखिए, वहां पे कोरोना ऑपरेट नहीं करता क्या? अब मेरे को शुभेंदु भाई, ये सब ठीक है, प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए। एक महामारी है, पूरे वर्ल्ड वाइड की एक महामारी है, उसके आधार पे हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। लेकिन सरकार सिर्फ अपनी चीजों को थोपने के लिए लोगों की सुविधा में बाधक ना बने। अब नाइट, मेरे को ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा पूरी बुद्धि के प्रयोग के बावजूद भी, कि रात को तो कर्फ्यू है जी, दिन में आप कुछ भी करें। जहां तक प्राइवेट स्कूलों की बात है, उनके विरोध को मैं सही इसलिए मानता हूं कि देखो, पिछले पूरे साल इस सरकार ने उनको बंद रखा।
इस बार भी जब पहले से अब अभी सब कुछ ओपन था, जब उनके एडमिशन का समय आया तो वो फिर ये कर्फ्यू लगा दिया या फिर उन पर रोक लगा दी। देखो, सरकार को जनता के हर वर्ग की सुविधा और असुविधा का ध्यान रखते हुए और इसमें कोरोना के साथ लड़ने की जो चीजें हैं उनको लॉजिक तरीके से लागू करना चाहिए। इस फैसले को, जो रात को नाइट कर्फ्यू है, इसको अगर सरकार को यह लगता है कि स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना बहुत स्पीडी हो रही है। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सुखवंत जी, मैं लेकिन ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो 2 बड़े कदम उठाए हैं हरियाणा की सरकार ने, ये आपको लगता है कि सही कदम है या इसमें कुछ खामी है, या फिर ये टाइमिंग को लेकर के कुछ इश्यू नजर आता है? पहले ले लेना चाहिए था ऐसा कदम, या नाइट कर्फ्यू को लेकर के जो आप सवाल उठा रहे हैं तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था फिर? देखो शुभेंदु भाई, ये कोरोना, एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर जी पिछले साल उन्होंने कहा था कि हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो ये प्रिकॉशंस लगातार अगर जारी रखती सरकार तो ज्यादा बेहतर होता। अब बीच में आपने ढील छोड़ दी। जब आपको रैलियां करनी होती हैं, आपको पब्लिक में जाना होता है, आप ढील दे देते हो। जब आपको ये लगता है कि जनता आपको जूते मारेगी तो आप इस कर्फ्यू के बहाने या दूसरे तरीकों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। मैं बीमारी के बारे में, देखो, बीमारी के ऊपर हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना प्रिकॉशन रखना चाहिए, लेकिन सरकार के इन फैसलों के ऊपर मेरे को बहुत साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। दूसरी बात, एक और मैं आपके मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार को और केंद्र की सरकार को अगर जनता के स्वास्थ्य का इतना ही ख्याल है तो ये जो मिलावटी सामान बेचा जा रहा है बाजारों में, उसके ऊपर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही, उसके ऊपर एक भी स्टेप नहीं लिया जा रहा। अब या तो स्वास्थ्य के जितने भी मानक हैं सबका पालन हो, अदरवाइज उसका पॉलिटिसाइजेशन ना हो, उसका राजनीतिकरण ना हो, आप पिक एंड चूज ना करें किसी चीज को। मेरा ये कहना शुभेंदु भाई। लेकिन सुखवंत जी, कोरोना एक महामारी और एक गंभीर समस्या आज पूरी दुनिया के सामने है। आईएनएलडी के प्रवक्ता होने के नाते आप ये मान रहे हैं, क्योंकि आज भी हरियाणा और देश के कई हिस्से में लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा वायरस कुछ नहीं है, आईएनएलडी के प्रवक्ता होने के नाते आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखो शुभेंदु भाई, ये जो है एक ये इम्यूनिटी बेस्ड एक वायरस बताया जा रहा है कि भाई इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसको ये अपने इन्फेक्शन ले लेता है, इन्फेक्टेड कर देता है उसको। अब शुभेंदु भाई, ये चीजें तो अब इसको एक आप कोरोना का नाम ले दें, जुकाम का नाम दे दें, रेस्पिरेटरी किसी भी डिसऑर्डर का नाम ले दें, अब ये सब सारी चीजें, क्योंकि इसकी टेस्टिंग की जो चीजें हैं उसके ऊपर भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, कई और चीजों के ऊपर सवालात हैं। आर्थिक जो स्थिति है उसकी देश की को बर्बाद करके रख दिया, अभी भी पता नहीं कितने दिन तक उसको करके और आर्थिक स्थिति बर्बाद होती रहेगी। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता होने के नाते शुभेंदु भाई, मेरा ये कहना है कि बीमारी है तो बीमारी से आप लॉजिक तरीके से लड़ें। अब आप देखेंगे कि कितने अधिकारी, आज सुबह एक रोहतक में एक पुलिस वाले की लगा रखी थी, वो मास्क नहीं पहने हुए हैं, जबकि पति पत्नी के मास्क नहीं पहना हुआ उन गाड़ी में, उसका चालान काटा जा रहा है। पुलिस को और कोई काम नहीं है क्या? या पुलिस के अधिकारी, बहुत अफसरों को, बहुत नेताओं को हमने देखा जो बिना मास्क के घूमते हैं, उनका क्या? ये ठीक है कि इसका प्रिकॉशन रखें आप, लेकिन सर सख्ती बरतना क्या सही नहीं है? ये बिल्कुल सही बात है, ये जायज सवाल है कि अगर आम लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, उनके खिलाफ अगर एक्शन लिए जा रहे हैं, तो उतना ही जो पॉलिटिकल पार्टीज की रैली होती हैं या फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर, बिल्कुल मैं उस पर ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी नेता अगर इन नियमों का अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ भी समान रूप में उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, नियम एक बराबर होने चाहिए। मैं शुभेंदु भाई ये पूछता हूं कि पति पत्नी एक गाड़ी में हैं और उनके मास्क का चालान काटना कहां की लॉजिकल बात है? आप मेरे को बताइए। क्या ये सरकार इस प्रकार की इलॉजिकल और जो ये तुगलकी फरमान है या तुगलकी बातें हैं उनके ऊपर चलेगी क्या? मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये लोग हर बात का राजनीतिकरण करते हैं, हर बात को अपने तरीके से मोड़ते हैं। अब मास्क एक ही तो काम नहीं है ना। अब या तो आप परिवार के अंदर जाके भी देखिए, अगर पति पत्नी गाड़ी में उनका आपने काट दिया तो परिवार के अंदर भी जाके देखिए कि परिवार में कौन मास्क लगाता है कौन नहीं लगाता। यानी कि आपने जो फंडामेंटल राइट है, जो पर्सनल राइट, उसको भी आपने इन्फ्लुएंस कर दिया और आप घरों में घुस के देखो फिर तो पुलिस को घरों में भेजो। ठीक है सर, ठीक है कि वहां पे कौन मास्क लगाया है, मैं वापस लौटता हूं सुखवंत जी। ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूं। यशपाल यादव जी, स्कूलों को बंद करने को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया गया हरियाणा की सरकार की तरफ से, नाइट कर्फ्यू, उसके बाद एक और बड़ा कदम उठाया गया।
प्राइवेट स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आज भी एक ग्राउंड रियलिटी की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कई ऐसे प्राइवेट स्कूल थे जो खुलेआम कह रहे हैं। हरियाणा की जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो खुल करके कह रही है कि हम इन नियमों को नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे को जो नुकसान हो रहा है वो बहुत हद तक ज्यादा है, लेकिन नुकसान के एवज में आप आम जनता और खास करके जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जिम्मेदारी किसकी होगी अगर कोई भी पॉजिटिव आता है तो? शुभेंदु जी, इस बात को मरोड़ तरोड़ के पेश किया जाता है अक्सर। ये बातें इस तरह पेश की जाती है कि स्कूल वाले अपने नुकसान के लिए स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र के निर्माण में स्कूल का, एजुकेशन का, शिक्षाविदों का, टीचर्स का बहुत अधिक योगदान रहा है, हमेशा से ही, आज भी है। यदि टीचर्स कम्युनिटी को बाहर कर दिया जाए तो तकरीबन राष्ट्र का निर्माण आधा रह जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि इस बात को इस तरह से पेश ना किया जाए, इस बात को इस तरह से पेश किया जाए कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का 1 साल से लॉस हो चुका है। इस बात को कोई इस तरह से देख ही नहीं रहा है, क्योंकि सरकार बात को उल्टा बताती है, उल्टा घुमाती है कि हमेशा स्कूल संचालकों की बात को लेकर आगे कर देती है और दूसरी बात जो है जहां बच्चों की बात आती है उसको पीछे कर देती है और भावनाओं के साथ खिलवाड़ की जाता है। अक्सर ये बात बताई जाती है कि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरह से स्कूल में जा रहे हैं, बीमारी होने का खतरा है। भाई साहब, बिल्कुल खतरा नहीं है बीमारी होने का। स्कूल में पूरी रूप से एसओपी का पालन किया जाता है, सैनिटाइजर छिड़का जाता है, बच्चों को सैनिटाइजर दिया जाता है, मास्क पहनाया जाता है, बाकी चीजें की जाती है। ये जरूरी है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बात उनकी जान पर आ रही है तो पहले क्या बात जरूरी उनकी है? जान पर आती नहीं, इस बात को घुमाया जाता है। मैं इसी बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। पानीपत, जींद, हिसार, अलग अलग जगहों पर, फतेहाबाद, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, ये सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है, ये तस्वीरें भी सामने आई। और कोरोना संक्रमित बच्चे हुए हैं और बहुत तेजी के साथ हुए, स्कूल खुलते के साथ ही। ये तो रिपोर्ट किसी छुपी नहीं है ना। ये आंकड़े अगर आप टीवी पर बता दे तो मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो आज तक बच्चों का कोई भी केस इस तरह का सामने ना आया कि बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों में कोरोना केस आ गया। ठीक है, कुछ बच्चे तो अब ये उठ रहा है कि बच्चे घर से भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। निजी स्वार्थ के कोई लिए निजी ये सब स्वार्थ कुछ नहीं किया जा रहा है। कोई निजी स्वार्थ नहीं। इसको आप निजी स्वार्थ का नाम देकर बातों को घुमाते हैं और इस तरह से पेश करते हैं कि हम स्कूल संचालक एक विलन की तरह लगते हैं। हम विलन नहीं है, हम राष्ट्र के निर्माता हैं। इस तरह से पेश कीजिए ताकि हमारी इज्जत बढ़े समाज में। सरकार ने, जो राजनीतिक लोग हैं, वो इस तरह से बातों को घुमाते हैं। जो तकरीबन ऐसा जो सत्तारूढ़ दल होता है, वो सत्तारूढ़ दल अपने अनुकूल सब परिस्थितियों को करने की कोशिश करता है और हमेशा टीचर को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता है। ये हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि हमें लॉस हो रहा है। हमें चाहे लॉस हो, फायदा हो, क्योंकि हम नफा और नुकसान के लिए काम कर ही नहीं रहे। नहीं, टीचर्स की तरफ से ये कहा गया था कि हम क्या करेंगे भाई साहब। और ये प्रोटेस्ट इतनी करते बड़ी, हुए, शुभेंदु जी, इतनी बड़ी कम्युनिटी में यदि एक किसी व्यक्ति ने कुछ बात बोल दी तो उसको पूरी कम्युनिटी का बयान नहीं माना जा सकता है। ठीक है, पूरी कम्युनिटी का बयान यदि उसके नेता या उसके जो है प्रतिनिधि बोल रहे हैं तो उसको उस कम्युनिटी का बयान माना जा सकता है। आप सरकार के जो आदेश है उनको नहीं मानेंगे? सरकार के आदेश, देखो, तकरीबन गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में तो आदेशों का पालन किया जा रहा है। तकरीबन स्कूल बंद रहे। बंद करने के बावजूद भी हम विरोध कर रहे हैं इस बात का कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। स्कूलों में कोरोना फैलता ही नहीं है। आप कितने केस उठा के देखिए, स्कूल आज खुले रहे। मैं तो वही बात कर रहा हूं, आज स्कूल गुड़गांव में तकरीबन नहीं है ना कि नियमों का पालन नहीं करना है। ये तो खुलेआम कहा भी जा रहा है, वही किया जा रहा है। ये कहा भी जा रहा है। मैं तो गुड़गांव की बात कर रहा हूं कि गुड़गांव में स्कूल बंद रहे, बाकी जगह स्कूल खुले रहे। दूसरे जिलों में, झज्जर में, रोहतक में, दूसरी जगह पे स्कूल खुले रहे हैं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं और स्कूल पूर्ण तरह से ये मानते हैं, टीचर्स भी और जो स्कूल के जो स्टाफ है वो सब ये मानते हैं कि नहीं, हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और बच्चों का जहां अहित होता दिखाई देगा वहां हम आवाज उठाएंगे, वहां हम आगे आके लड़ेंगे। चाहे सत्तारूढ़ दल हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो जो बच्चों का अहित करने का प्रयास करेगा, हम उसके विरुद्ध अपनी आवाज आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से, ठीक है, चाहे किसी अन्य माध्यम से, हम विरोध जरूर करेंगे उस बात का। ठीक है, विरोध किया जा रहा है और इसीलिए प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। आज भी कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं, लेकिन आज एक और बड़ा कदम उठाया गया। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। मैं 2 खास मेहमान और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता निकिता अरोड़ा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। निकिता जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शालिनी यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा निकिता जी जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। 2 बड़े फैसले सरकार के, आपको लगता है कि एकाएक जो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं हरियाणा सरकार के द्वारा, ये तैयारियों के साथ हैं या अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अचानक से फैसले लेने पड़ रहे हैं सरकार को?
पढ़ रहे हैं, ये सारे जितने भी डिसीजंस लिए हैं अभी गवर्नमेंट ने, वो मजबूरी में लिए गए हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में जो है ये सरकार जो है बहुत ही नाकामयाब रही है एक अवेयरनेस क्रिएट करने में और चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए। जहां तक कि स्कूलों की बात है शुभेंदु, मुझे याद है कि नवंबर के महीने में एक ऐसी ही डिबेट हुई थी जिस पर यही बहस हुई कि जब आपको कोरोना के केसेस के नंबर में बढ़ोतरी इतनी तेजी रफ्तार से दिख रही थी, तब भी आपने स्कूलों को खोल दिया। कोई साइंटिफिक सूझबूझ के तहत इन लोगों ने वो डिसीजन नहीं लिया था। आज भी वही केस है। आप देख लीजिए, मार्च के पहले हफ्ते में जब इन्होंने स्कूलों को रीओपन कर दिया, उसी टाइम मार्च 3rd, अगर मेरी डेट में अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ करिएगा, बट मुझे बहुत जहां तक याद है मार्च 3rd को सैनिक स्कूल जो है करनाल में, वो एक हॉटस्पॉट बन गया था कोरोना के लिए। और लगभग अगर मुझे अच्छे से याद है तो 83 बच्चे पहले दिन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अगले दिन ही 91 बच्चे और संक्रमित पाए गए। उसके बावजूद सरकार ने स्कूलों को खोले रखा। क्यों? और ये जब दूसरा वेव आ रहा था और सभी ने ये चीज प्रिडिक्ट करी थी, साइंटिफिक सूझबूझ के साथ ये बात कही गई थी कि सेकेंड वेव आ रहा है और बहुत ही तेजी से आ रहा है, तो वहां पर सरकार ने इतना विलंब क्यों किया? और कितने बच्चे, अभी मेरे पास रिपोर्ट मैं अभी पढ़ रही थी, लगभग 1200 बच्चे पिछले 10 दिन में ही संक्रमित हुए हैं, स्कूली बच्चे। तो आप मुझे बताइए कि ये क्यों सरकार ऐसी लेकिन सरकार, चलिए सरकार की तो देरी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तो ये कह रही है कि हम तो इस फैसले को मानते भी नहीं है, इसमें बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। देखिए, उनको भी ये बात देखनी चाहिए कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं, केसेस, मैंने आपके सामने अभी एक नंबर रखा, ये डेटा है जो पुख्ता डेटा है, 1200 बच्चे पिछले 10 दिन में हरियाणा के अंदर संक्रमित हुए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त अभी सेशन खत्म हो चुका है, दूसरा जब सेशन शुरू होगा तब आप स्कूल खोल लीजिए, जून जुलाई में खोल लीजिए, उससे पहले खोलने की जरूरत है भी नहीं। तो ऐसा प्रेशर डालना भी प्राइवेट स्कूलों की तरफ से गलत है। और मैं मानती हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार भी प्रेशराइज हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने ये ऐलान किया कि स्कूल 8वीं कक्षा तक बंद रहेंगे, 12वीं कक्षा तक बंद नहीं रहेंगे। जैसा कि अगर आप देखिए, हमारे बगल की सिटी में, दिल्ली में, उन्होंने सभी क्लासेस के लिए स्कूल बंद कर दिया है, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है और वो भी युवा वर्ग में ज्यादा देखा जा रहा है इस वेव में, तो उसको चलते सरकार भी यहाँ पर ढील बरत रही है। यहाँ पे 12वीं क्लास तक इनको स्थगित करना चाहिए, जैसे हमारे प्रदेश की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने भी आज अपने बयान में कहा है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन शालिनी जी आपसे भी ले रहा हूँ। आप 2 बड़े फैसले स्कूलों को बंद करने को लेकर, और दूसरा आपने स्टेटमेंट सुना भी कि हरियाणा के जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसमें ये नहीं कि नुकसान है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसका फैक्टर बड़ा है। और दूसरा, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। ये धीरे धीरे जिस तेजी के साथ, रफ्तार के साथ कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, आज हरियाणा की सरकार को ये लग रहा है इसलिए 2 बड़े फैसले, या फिर पहले से तैयारी आपको लगता है कि इन फैसलों को लेकर के की गई है? शुभेंदु जी, देखिए, इस वक्त जो है वो सेकेंड वेव आ रही है और दुनिया भर के कई देशों में आ रही है। अगर हम देखें तो पिछले साल इन्हीं महीनों में पहली पीक वेव आई थी, जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था। तो ये काफ़ी एक्सपेक्टेड सा है कि अगर केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो दोबारा वही कदम हमको उठाने पड़ेंगे, जो हमने देखा कि इंडिया किस तरीके से अपने इकोनॉमिक नुकसान ज़रूर हुआ हमें, लेकिन किस तरीके से वो वेव पहली रोक दी गई थी इन्हीं तरीकों से। दूसरे देशों में भी जहां रुकी, वो यही कड़े फैसले लेके रोकी गई थी। जहां तक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों का ये कहना है कि उनका नुकसान नहीं हो रहा लेकिन बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, मैं उनको नुकसान नहीं हो रहा के ऊपर मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि अपना बैलेंस शीट वो जानते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये पता है कि पिछले पूरे साल इंफ्रास्ट्रक्चरली स्कूल्स का कुछ नहीं यूज़ हुआ होगा, कुछ एक लैपटॉप्स वगैरह को छोड़ के, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल्स ने अब की बार कई प्राइवेट स्कूल्स ने 10 से 15% फी हाइक किया हुई, जिसके अगेंस्ट पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हुआ है। पिछला पूरा साल बच्चों का बर्बाद हुआ है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। क्योंकि बड़ी आयरनी है ये,
बड़ी एक अजीब सी स्थिति है कि जिन बच्चों को हमेशा ये कहा जाता था स्कूल्स में बुला बुला के, और हर कोई जानता है कि आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया या जो गैजेट्स हैं उनसे दूर रखिए, वरना वो एडिक्ट हो जाएंगे। तो पिछला पूरा साल मेरा मानना है एक्चुअली कि उनको जो दिए गए हैं डिवाइसेस, बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, बच्चे एडिक्ट हो गए। क्योंकि जहां आप कहते थे 1-2 घंटा यूज करिए, वहां आप उनसे खुद 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे यूज करा रहे थे। तो नतीजा ये हुआ है कि एक्चुअली पूरी एक जनरेशन अगर आप देखें खराब हो गई है, पढ़ाई नहीं हुई है पिछले साल। इनफैक्ट मेरा तो पर्सनल ये मानना था कि पिछला पूरा ईयर आपको 0 ईयर डिक्लेयर करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आ गया। तो एक पीछे आपको एक बैकलॉग भी आपका क्लियर होता, अगर सब एक रेट पे चल रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिस तरह के फैसले लिए गए उनमें मुझे कोई बुद्धिमानी नहीं समझ में आई। और अभी भी अगर ये कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर कोई नुकसान नहीं है, तो ये बहुत गलत चीज है। बच्चों के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, ये भी एक चीज है। तो उनके आप उन्हें डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें आगे बढ़ने दे रहे हैं। आप एक तरीके से मुसीबत में आप उन्हें डालने की कोशिश में डाल रहे हैं, जिस तरीके के आप फैसले ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त स्कूल वालों को भी, देखिए अगर स्कूल वाले खोलना चाहते हैं और अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि क्या आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर बच्चे की जो बीमार पड़ेगा या जिसकी डेथ होगी, आप कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? क्या जब तक आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तब तक आप इस तरह के फैसले कैसे ले सकते हैं? ठीक है, मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रंजिता मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। रंजिता जी, बहुत स्वागत है। लेकिन 2 बड़े फैसले जिनको लेकर के आज चर्चा हो रही है, और सबसे बड़ा फैसला जो हाल ही में लिया गया, नाइट कर्फ्यू को लेकर के जो बड़ा कदम उठाया गया, आपको लग रहा है कि सार्थक है और तैयारी के साथ है? इससे पहले जब लॉकडाउन किया गया था, शुरुआती फेज में हमने देखा कि बड़े सवाल उठे थे, कितनी तैयारी है, आपने सोचा था इस बारे में? तो क्या इस बार जब एक बार फिर से ऐसी ही परिस्थितियां बन रही हैं और नाइट कर्फ्यू की तरफ पहला कदम आपने उठाया है, तो क्या इसको लेकर के कितनी तैयारियां हैं? और आपको लगता है कि बाकी राज्यों में तो पहले ही हो चुका था, आपके पड़ोसी राज्यों में भी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने क्या इसमें इस कदम को उठाने में देरी कर दी है? देखिए, निश्चित तौर पे जो हरियाणा की सरकार है पूरी तैयारी के साथ चल रही है, और जो MHA की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली सभी डिसीजन लिए जा रहे हैं। जिस गाइडलाइन के तहत हमने अभी नाइट कर्फ्यू और स्कूल जो है वो 1 से लेकर 8वीं तक बंद करने की हिदायत मिली है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार आज मुख्यमंत्री जी और अनिल विज जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है, और इस डिसीजन के अकॉर्डिंगली अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और साथ ही जो है 11 से लेकर 14 तक जो हमारे 2 उत्सव आ रहे थे, एक बैसाखी का त्योहार आ रहा था और एक वाल्मीकि जयंती का त्योहार आ रहा था, उसको लेकर दोनों भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है उन दोनों को लेकर हमने इसको टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले दिन ही हम बहुत ही ज्यादा सफल रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमने 1,15,000 लोगों को टीकाकरण कर दिया है, और हमारा लक्ष्य ये है कि हम 7 लाख लोगों को इसके अंदर कवर करेंगे। और जो टेस्टिंग है वो भी हमारी बहुत ही तीव्र गति से चल रही है। 98% टेस्टिंग जो है हमारी इस समय हो चुकी है, और लगातार ये जो हमारे काम है वो 3 शिफ्टों में काम चल रहा है। 24 घंटे जो लैब्स हैं वो काम कर रही हैं, और उसके अलावा अगर हमें प्राइवेट लैब्स का सहारा भी लेना पड़ रहा है तो उसके लिए भी हम गुरेज नहीं कर रहे हैं, उसका भी पूरा प्रावधान किया जा रहा है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी IMAs हैं, रोटरी क्लब्स हैं, संस्थाएं हैं, सब लोग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो कोई भी भवन है, सब जगह पर पूरा सहयोग मिल रहा है और वहां के लोग वॉलंटियर्स बनकर हमारे साथ। ठीक है रंजिता जी, लेकिन अब आपने जो कहा है उस पर 2 बड़े सवाल हैं। सवाल पहला ये कि आप वैक्सीनेशन, ठीक है, आपने जो वैक्सीनेशन का पूरा अभियान चलाया है उसमें पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं, और एक और मामला इसमें यह भी सामने आ रहा है कि लोग अभी भी इस वैक्सीन को लेकर के भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आज भी आप जाइए, धरना स्थल पर चले जाइए, सिंघू बॉर्डर चले जाइए, टीकरी बॉर्डर चले जाइए, या कई और प्रदेश के अलग अलग इलाके हैं जहां पर आम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम टीका नहीं लगवाएंगे। तो ये आपने टीका महोत्सव तो शुरू किया, टीका उत्सव करने की आपने शुरुआत कर दी है, 11 तारीख से इसको शुरू तो कर दिया गया, लेकिन आप उन लोगों के मन को, उनके जहन में जो चीजें चल रही हैं इस टीकाकरण को लेकर के, वो कैसे बदल पाएंगे? देखिए, जो हमने पहले चरण में वैक्सीनेशन शुरू की थी उसमें हमने टारगेट 45 साल की उम्र के लोगों को रखा था, और अब उनके दूसरे डोज की बारी चल रही है और ऑलमोस्ट हम काफी लोगों को कवर कर चुके हैं।
और उन्हीं को जागरूक करने के लिए बार बार हमारी जो टीम्स है वो जाकर उनको समझा भी रही है और सिखा भी रही है, और इसमें हम जनता का सहयोग भी चाहते हैं। जब तक लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक इसका सुधार है वो नहीं हो सकता, क्योंकि 15 तारीख के बाद हम जो सेकंड चरण है जिसमें भी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं या दूसरे एरियाज हैं उनको कवर करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो जिस तरीके से लोग लापरवाह हो चुके हैं, जिस तरीके से लोग मास्क नहीं पहनते, जिस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उसी के तहत सख्त कदम उठाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। मतलब तो यही है ना रंजिता जी कि आपने जो आदेश दिए हैं या अभी तक जो सरकार सोच करके चल रही है लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार की बात को नहीं मान रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है और आप ये खुद भी मान रही हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, कारण यही है कि लोगों को बड़ा ईज लग रहा है और लोगों ने कहीं ना कहीं उनमें से जो डर है वो खत्म हो गया है। और जिस तरीके से केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं उसके तहत सरकार ने कदम ये उठाए हैं कि 1627 नए सेंटर भी बनाए हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाएं। और जो एक इंसान वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आ रहा है उसको बाकायदा रिक्वेस्ट भी की जा रही है, उसको टारगेट दिया जा रहा है कि जो तुम एक आए हो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अगले 10 लोगों को लाकर यहाँ पे वैक्सीनेशन कराओगे। और जो ये उत्सव हमने शुरू किया है इसके अंदर हम काफी हद तक सफल भी रहे हैं कि पहले ही दिन हमने 1,15,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगा दी है और हमारा टारगेट है कि अगले 4 दिन के अंदर हम 7 लाख लोगों को कवर कर पाएंगे। इस पर जल्दी से मैं जरा निकिता जी कुछ कहना चाह रही है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं। ठीक है रंजिता जी, ठीक है निकिता जी। शुभेंदु, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि जब हमारे लीडर्स ही इस पूरी महामारी को लेकर बहुत ही कैजुअल हैं, तो हमारी जनता से आप क्या उम्मीद रखते हैं? 24 एक सेकंड रंजीता जी, आप मुझे बोलने दीजिए। 24 मार्च वो 2020 बजे रात को हमारे प्रधानमंत्री रंजिता जी एक मिनट, रंजिता मेहता जी एक मिनट जरा सुन लीजिए। आपके जो सीएलपी लीडर 24 मार्च रंजिता जी एक मिनट जरा सुन तो लीजिए। टीवी पे आते हैं लगवाए और कहते हैं कि 4 घंटे के अंदर पूरी कंट्री रंजिता मेहता जी लॉकडाउन में मुझे सुन पा रही हैं आप? प्लीज जरा सुन लीजिए, ठीक है? एक बार जरा निकिता जी को भी सुन लीजिए क्या कह रही है वो, उसके बाद मैं आपसे काउंटर रिएक्शन लूंगा। निकिता जी। बिल्कुल। तो 24 मार्च 2020 को 8 बजे प्रधानमंत्री हमारे टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि 4 घंटे के अंदर हमारा जो देश है पूरा लॉकडाउन में चला जाएगा और ये 21 दिन की लड़ाई है। 21 दिन में हम कोरोना को मार गिराएंगे। 21 दिन आज 1 साल से ऊपर हो चुका है कि जहां पर महामारी खत्म हो जानी चाहिए थी आज वो बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी बात ये है, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री फिर यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं कि हमें पता नहीं है ये महामारी खत्म कब होगी, जहां पर और फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं कि हमने जीत हासिल कर दी है। तो वहाँ पर कोरोना नंबर 30 जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने जीत हासिल कर ली है। और अब जितनी भी रैलीज में इनको देखते हैं, चलिए मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। ठीक है रंजिता जी प्लीज, रंजिता जी ठीक है निकिता जी मैं रुक रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटे से ब्रेक के यहाँ रुकना है। लेकिन नाइट कर्फ्यू का जो कदम हरियाणा की सरकार ने उठाया है ये कितना सही कदम है और सही समय पर क्या ये उठाया गया बड़ा कदम है या फिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन या कोई विकल्प सरकार के पास इस वक्त नजर आता है? और टीकाकरण का जो एक अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश है, क्या रोड मैप है, क्या सरकार की नीति है या एकाएक बड़ा फैसला ले लिया गया? इसके पीछे कोई बड़ी तैयारी है, जानेंगे समझेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। मैं जरा सुखवंत जी आपसे एक जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। नाइट कर्फ्यू नहीं तो क्या? सरकार ने अगर नाइट कर्फ्यू जैसा बड़ा कदम उठाया, आप कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू से होगा क्या? तो अगर नाइट कर्फ्यू से कुछ नहीं होगा तो क्या होना चाहिए फिर? दिन में प्रतिबंध लगा देना चाहिए तो इससे ज्यादा असर नहीं होगा, लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे। देखो शुभेंदु भाई, अगर बीमारी है तो लोग पहले इसमें कोई शंका है? कितने परेशान हैं, लोगों की परेशानी को ध्यान रखना है आपने, तो आप नाइट कर्फ्यू भी क्यों इंपोज करते हो? मैं सरकार के जो तुगलकी फरमान है उनके ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता था। आपने एक डिबेट की है तो मैंने ये सवाल उठाए थे। अब आप देखिए कि अभी कुछ क्लासेस के एग्जाम बाकी हैं, जैसे अभी +2 की जो क्लास है उस हरियाणा शिक्षा बोर्ड के, उसके एग्जाम अभी 20 अप्रैल से शुरू है।
सरकार ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया। आप अब एक तरह से एक फियर ये पैदा हुआ है स्टूडेंट्स में कि 20 अप्रैल से जो 10+2 के जो क्लासेस हैं, जो एग्जाम्स हैं, उससे भी कोरोना फैलेगा। अगर बच्चे असेंबल होते हो तो इकट्ठे बैठेंगे तो उसके ऊपर सरकार का क्या रुख है। सरकार को हर चीज क्लियर करनी चाहिए और इस प्रकार से क्लियर करनी चाहिए कि जिससे लोगों को कम से कम असुविधा हो। हाँ। देखो शुभेंदु भाई, बीमारी है तो उसमें असुविधा भी होगी, लेकिन सरकार के किसी तुगलकी फैसले से जनता की अगर असुविधा बढ़ती है तो ये शर्मनाक बात है। और मैं ये कह रहा हूं कि नाइट में कर्फ्यू लगा दिया आपने और दिन में आपने डील दे दी। आप इस प्रकार करिए ना कि दिन में भी प्रिकॉशन रखें, रात में तो वैसे लोग कम निकलते हैं, रात में भी प्रिकॉशन करें और सब वर्गों की असुविधा का ध्यान रखें। अभी जो यशपाल यादव जी बोल रहे थे कि देखो प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं वो भी एक वर्ग है और वो इस प्रदेश को शिक्षा प्रदान करने वाला वर्ग है। आप उनकी कितनी आलोचना करें, कितनी उनके फीस स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठाएं, लेकिन वो शिक्षा देते हैं और उस हालात में शिक्षा देते हैं जब सरकार अपने सरकारी स्कूलों को बचा पाने में नाकामयाब हुई है तो वो लोग देते हैं। हाँ। उनकी असुविधा के भी आपने ध्यान रखना पड़ेगा या उनको आपने समझाना पड़ेगा कि जी आप इस हालात में ये करें, कम से कम उनको संतुष्ट तो करें आप। मैं ये कह रहा हूं शुभेंदु भाई कि इस सरकार के जितने भी फैसले हैं वो सब तुगलकी फैसले हैं और किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए ये सरकार और मीडिया को भी मैं आप उसको अपने ऊपर ना लें। आपका अच्छा चैनल है, आप अच्छे एंकर हैं, लेकिन बहुत मीडिया कोरोना का डर फैला करके डर बेच रहे हैं और ये सरकार भी किसान आंदोलन के लाइट में कोरोना को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करके बता रही है। आंकड़े क्लियर क्यों नहीं करती सरकार? और इन आंकड़ों को, वो जो आंकड़े आते हैं, देखो सरकारी जितने भी आंकड़े हैं वो सब वो होते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि ग्रामीण अंचल में या किसी भी एक शहर में कोरोना की जो हालत थी, जो पिछले साल थी, जो डर था, उससे आगे कोई बात बढ़ी हो। और आज भी किसान वहां पे बैठे हैं, वहां पे कोई बात बढ़ी हो। तो ये कोरोना कहां से आता है, कहां क्या करता है, और सरकारी जो योजनाएं हैं या जो सरकारी जो चीजें हैं वो अपने तुगलकी फैसलों को कैसे इंप्लीमेंट कर जाता है। सिर्फ हर चीज को आपने दबा दिया। सरकार ने कितनी अपनी विफलताओं को कोरोना के उसमें दबा दिया। ठीक है, मैं जरा जल्दी से इस पर तो अगर आप इसको कोई ऐसी चीज है, ठीक है, मैं एक जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। कोरोना को लेकर के जो खतरा बना और उसके बाद नाइट कर्फ्यू जैसा कदम उठाया, इसको लेकर पहले से भी कुछ आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगर जैसा कि बाकी राज्यों के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन अगर हरियाणा में लगता है तो जहां पर किसान बैठे हुए हैं, जहां पर आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको हटाने के लिए प्लानिंग हो। ये ऐसी चर्चाएं थी और इस बात को लेकर के सुखवंत जी भी कुछ ऐसा इंगित कर रहे हैं, इस तरफ इशारा दे रहे हैं। देखिए शुभेंदु जी, जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल बेबुनियाद है, क्योंकि वही चीज हम बार बार देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो खुद हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोई जिस तरह के मापदंड वो जनता पे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद ही डिफाई कर रहे हैं उनको। तो जनता में इस तरह का सवाल उठना या पॉलिटिकल पार्टीज में, ओपोनेंट्स में इस तरह का सवाल उठना बहुत लाजिमी है कि ये क्यों किया जा रहा है। दूसरी चीज वही बात है कि नाइट कर्फ्यू, जब आपको दिख रहा है कि आप कह रहे हैं कि केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं जितने पहले नहीं बढ़े थे, तो फिर सिर्फ नाइट कर्फ्यू का क्या तात्पर्य है? क्योंकि लोग तो दिन में घूमते हैं आपस में। एक्चुअली बेसिकली पर्पस ये है कि आपको लोगों को आपस में मिलने से रोकना है। बिल्कुल। तो वो मिलना तो आपका दिन के टाइम में भी होता है। अब आप अगर उसमें ये कहेंगे कि नहीं हम इकोनॉमी को नहीं रोकना चाहते, तो बेसिकली चॉइसेस भी बहुत टफ है। नाइट कर्फ्यू किस लिए? फिर नाइट कर्फ्यू किस लिए? तो चॉइसेस भी बहुत टफ हैं। तो आप वैक्सीनेशन के लिए भी, मतलब अगर आप लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में तो आप फिर लोग इकट्ठे ही हो रहे हैं ना वहां पे, और उसके बाद वैक्सीनेट होने के बाद भी केसेस दोबारा आ रहे हैं। तो एक्चुअली चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है इस वक्त। ठीक है, कोई भी एक स्टैंड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही। ठीक है रंजीता जी, सवाल यही उठ रहा है कि ये जो आपने बड़ा फैसला लिया है, हालांकि बाकी राज्यों ने भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए हैं, लेकिन उस वक्त भी यही सवाल उठ रहा था कि ये नाइट कर्फ्यू जैसा बड़ा कदम ये किस लिए उठाया गया, ताकि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर सोशल गैदरिंग ना हो सके, कम से कम हो सके। लेकिन ये तो दिन में होती है ना, रात में आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, उसका असर क्या है, उससे क्या फायदा होगा? फिर शुभेंदु, जितने भी नाइट कर्फ्यूज लगाए गए हैं, चाहे वो हरियाणा में है चाहे वो बाकी स्टेट्स में है, ये सभी MHA की गाइडलाइंस के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ
होम हेल्थ अफेयर्स ने जो डिसीजन लिया है उसके बाद लगाया। रंजीता जी, लेकिन एक्सपर्ट्स इस पर लगातार डॉक्टर्स इस पर कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू जब बाकी राज्यों के अंदर लग चुका था तब भी हम इसको लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो सवाल यही था कि आखिर नाइट कर्फ्यू से फायदा क्या है? हम आवाजाही को रोकने की बात कर रहे हैं ना, हम लोगों की जो गैदरिंग है उसको दूरी बना करके रखें, इसलिए तो ये है ना। ये मैं आपको फायदे ही गिना रही हूँ, बशर्ते आप मुझे बोलने दें। जी, फायदे ये है कि जो नाइट प्रोग्राम, जो शादी ब्याह के प्रोग्राम है, मैक्सिमम जो है वो रात के होते हैं, जिसके अंदर बड़ी गैदरिंग करने की लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उनके ऊपर कंट्रोल और रोकथाम, वो तो दिन में पहला कदम है जहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाकर किसी को कंट्रोल करने के लिए पहला कदम उठाया गया है और स्कूल बंद किए गए हैं। क्योंकि NICA की गाइडलाइन ये कहती है कि सबसे पहले आप ये 2 कदम उठाइए, उसके बाद लॉकडाउन भी लगाया जाएगा। जो सबसे बड़ा लॉकडाउन है पिछले नवंबर से जब से पीक हो रहा है तब से हमने निकिता जी जरा सुन लीजिए, ठीक है। आप जिस तरीके की गाइडलाइंस कहते हैं नेताओं को करने के लिए, पहले वो अपने नेताओं को गाइड कीजिए। इसके लिए आपको गाइडलाइन की जरूरत नहीं है रंजीता जी, नियत की जरूरत है। 500 लोगों की गैदरिंग क्यों हो रही थी अभी तक? नहीं रंजीता जी, एक सवाल तो लोगों के मन में भी ये है, एक सवाल, ठीक है निकिता जी, रंजीता जी, आपके तथ्य ही गलत हैं, आपकी सूझबूझ ही गलत है ना। तो नहीं देखिए निकिता जी ठीक है, एक मिनट जरा, निकिता अरोड़ा जी, निकिता जी एक मिनट, रंजीता जी ठीक है, उससे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, ये पर्सनल कमेंट्स नहीं, इस पर सिर्फ मुद्दे पर बात। रंजीता जी एक चीज यहाँ पर, निकिता अरोड़ा जी, निकिता जी प्लीज, ठीक है। मैंने सिर्फ साफ तौर पे एक क्वेश्चन पूछा है कि रात को अगर शादियां नहीं होंगी तो दिन में शेड्यूल हो जाएंगे, आप लोग लिमिट क्यों नहीं करते गैदरिंग को? आज ठीक है, अभी तक 500 लोग क्यों गैदरिंग आप अलाउ क्यों कर रही है? लेकर डिबेट पे बैठिए, हमने लिमिटेशन कर दी है। रंजीता जी आप अपने तथ्य आपके हमेशा ही गलत होते हैं, मैं आपको हमेशा करेक्ट करती हूं। आपसे ज्यादा गैदरिंग नहीं होगी, अगर आप गाइडलाइंस नहीं पढ़ती और सुनती है तो आप बैठ के सुनकर ही ठीक है रंजीता जी एक मिनट, निकिता जी एक मिनट जरा, ठीक है आपने अपना पॉइंट रखा है, निकिता जी आपने अपना पॉइंट रख लिया है, आपको जवाब मिला है, ठीक है। मैं जरा आगे, वहाँ पर हालात देखिए, ठीक है रंजीता मेहता जी, निकिता अरोड़ा जी प्लीज जरा सुन लीजिए, निकिता जी और रंजीता जी एक मिनट, निकिता जी प्लीज एक मिनट जरा सुनिए। रंजीता जी अब आपको लगता है कि आगे क्या करना है? ये आपने नाइट कर्फ्यू जैसा कदम तो उठा लिया है, लेकिन अब आगे क्या? अब जो आवाजाही है वो रात में बंद हो जाएगी तो उसका असर क्या होगा? ई पास दिया जाएगा, पोर्टल तैयार है, कैसे ई पास मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा? देखिए ई पासेस की सुविधाएं जो हैं, जो जिस तरीके से पहले हमने पूरे लास्ट ईयर लॉकडाउन में की थी वैसे ही की जाएगी। अगर किसी को इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत है, किसी गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, किसी को इमरजेंसी ट्रैवलिंग की जरूरत है, उसके लिए ई पासेस सरकार द्वारा इशू किए जाएंगे। और जिस तरीके से पिछले साल हमने स्थिति को कंट्रोल किया था वैसे ही इस साल भी स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छी बात यह है कि पिछले साल हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं थी और इस साल हमारे पास वैक्सीनेशन है, और आज ही हमारी सरकार ने तीसरी वैक्सीन जो रशिया की है उसको भी हमने सब्सिडी दे दी है, जिसके चलते हमारे पास भरपूर मात्रा में वैक्सीन है। अभी भी 7 लाख का स्टॉक हमारे वंदिता जी आपकी पूरी कोशिश है, सेक्रेटरी ने ये बात अभी 2 दिन पहले कही है कि अगले 7 दिनों में हम 7 लाख लोगों को वैक्सीनेशन देते हैं। जो टीका हमारा टारगेट ये है कि जो 45 साल की जो एज की है, इस तरीके से नहीं। निकिता जी एक मिनट, जब सामने वाला बोल रहा है तो उसको जरा सुन लीजिए, आपको मौका दिया जाएगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। रंजीता जी लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, अब तो वैक्सीन भी है, लेकिन अभी भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? पहले हमारे पास वैक्सीन नहीं थी। कारण ये है कि लोगों ने डरना बनना बंद कर दिया है, कारण ये है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे, कारण ये है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। तो रंजीता जी इसके लिए आप जनता के ऊपर नहीं कह सकते हैं ना, आप सरकार के तौर पर सरकार इस पर कोई तो कदम उठाएगी ना। अगर लोग नहीं कर रहे हैं, अगर लोगों के बीच में एटीट्यूड बन चुका है तो सरकार को कोई सख्ती बरतनी होगी, सरकार को सुनिश्चित तो करना होगा ना। अगर लोग गलती कर रहे हैं तो सुधारने के लिए क्या करना है फिर? शुभेंदु में यही तो आपको बता रही, जो सरकार सख्ती करती है, सरकार चलान करती है, सरकार मूवमेंट को स्ट्रिक्ट करती है, तो ये चैनल्स पे बैठकर विपक्ष सुधार नहीं करता है। अगर हम आपके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मास्क क्यों नहीं पहनते हैं?
हमारे देश के गृह मंत्री, ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट निकिता जी, एक मिनट, एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते? निकिता जी प्लीज, नहीं रंजिता जी इस तरीके से नहीं, निकिता अरोड़ा जी प्लीज आपको निकिता जी, आपको जब आपका टर्न आएगा मैं आपसे जवाब लूंगा, आप अपना रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं ना, आप दूसरे को भी नहीं बोलने दे रहे हैं, इस तरीके से थोड़ी। वो मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अपना पॉइंट कैसे रखूं? मैं आपको मौका, मैं हूं ना निकिता जी यहाँ पर, इसीलिए तो हूं मैं। ठीक है, एक मिनट, सुखवंत जी, ये सरकार कह रही है, सरकार के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब हमारे पास चीजें बेहतर हैं, हमारे पास वैक्सीन भी है, हमने ये देख लिया है कि पहले किन चीजों से गुजरते हुए हम आए हैं, तो हमारे पास हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सारी चीजें होने के बावजूद एक बार फिर तेजी के साथ ग्राफ कट रहा है। सरकार तो कह रही है कि आम जनता नियमों का पालन नहीं कर रही है, यही कारण है, कोई और दूसरा कारण नजर आता है? शुभेंदु भाई, जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी बीमार हुए तो वे कहां पे एडमिट हुए? जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिसिटी में हुए ना। उनको एक स्वास्थ्य मंत्री को अपने सेटअप के ऊपर विश्वास नहीं है। और कितनी हास्यास्पद बात है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब रतन लाल कटारिया जी कहां पे एडमिट हुए। तो ये इनको ये जनता को ये कह करके बरगलाने की कोशिश ना करें कि हमारे पास सब कुछ है। रंजिता मेहता जी का काम यहां पर आकर के चिल्पों करना है और किसी भी तरीके से टाइम किल करना है। शुभेंदु भाई, कुछ नहीं, इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने के अतिरिक्त कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक साल के दौरान कोई इन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, किसी प्रकार से भी जनता को कोई मदद नहीं की सरकार होने के नाते। बल्कि एक तरह से एक बात बताओ, जब प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है अपनी बीमारी के समय, तो प्रदेश के लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि क्या होगा? केवल हरियाणा को मिला है और हरियाणा ही एक ऐसी स्टेट है जिसकी स्थिति आज अरे आप छोड़ो रंजिता जी, 25 लाख आप यहाँ आकर के लोगों को बहकाने का काम करते हैं। शुभेंदु भाई, इन मोहतरमा को रोकिए आप एक बार, ताकि मैं अपने पूरे वक्तव्य को पूरा कर पाऊं। सरकार का सहयोग किया, ठीक है रंजिता जी, को समझाने की कोशिश की, कितने लोगों को वैक्सीन लगवा के गए। इन मोहतरमा को रोके आप एक बार। नहीं, लेकिन रंजिता जी अब तो ये भी कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब सभी के लिए एज बार खत्म कर देना चाहिए। पहले 65 फिर 45, अब तो सभी के लिए होना चाहिए। अगर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है तो सभी के लिए होना चाहिए ना, क्योंकि यूथ इससे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ये है कि हमारे पास जो टीकाकरण करने के संसाधन है वो भी तो पर्याप्त होने चाहिए। जिस स्पीड से हम लगा रहे हैं, कमी है। सबसे पहले आज खतरा 45 साल की उम्र तक के लोगों को, जो बड़े बड़े दावे हैं, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास सारी चीजें संसाधन है, आप ये मान रहे हैं कि संसाधनों की कमी है, वैक्सीन की कमी है कि नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन की कमी है। हमारे पास वैक्सीन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। 7 लाख डोजेज हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में सुरक्षित है और लगातार राजीव अरोड़ा ने कुछ दिन पहले ही बोला है ऑन रिकॉर्ड कि हरियाणा के पास वैक्सीन की कमी है और इस चीज को प्रधानमंत्री को भी कम्युनिकेट किया गया है। और ये जो टीका उत्सव मनाने के लिए इनके पास इस तरीके से नहीं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज इस तरीके से बात कर रही है और एक दूसरे के साथ उलझ करके। एक मिनट, ठीक है, इसमें सुखवंत जी, मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन, जल्दी से जरा रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं आता हूं शालिनी जी के पास। यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन की तो कोई कमी नहीं है, संसाधन पर्याप्त है, लेकिन उसको लेकर के सवाल खुद ही उठा दिया रंजिता जी ने। शुभेंदु भाई, इन लोगों के पास बातों के अतिरिक्त हर चीज की कमी है। बातों की तो कमी है नहीं, बातों के वीर हैं ये, कुछ भी कहलवा लो इनसे, कुछ भी स्टेज के ऊपर बोल देते हैं। ये रंजिता जी यहाँ पे या इनके प्रवक्ता आकर के बोल देते हैं, कुछ नहीं इनके पास। मेरा ये सवाल का जवाब दे कि स्वास्थ्य मंत्री किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हुए? इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? शायद आपको इस बारे में जानकारी नहीं होगी। आपके चौटाला साहब की तरह हम लोग नहीं, मेडिसिटी कौन गए, जहाँ पर सुविधा हो, जहाँ पर विश्वास नहीं था ना, वहीं पे एडमिट होते हैं। अनिल विज जी अगर वेदांता में एडमिट रहे हैं तो साथ में रोहतक पीजीआई में भी एडमिट रहे हैं, यहाँ पर लोग चंडीगढ़ पीजीआई में भी एडमिट रहे हैं। वो कभी पिक एंड चूज नहीं करते। जब उनकी बीमारी बढ़ी तो मेडिसिटी चले गए। मतलब ये था कि सरकारी हॉस्पिटल बढ़ी हुई बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। जब एक स्वास्थ्य मंत्री को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा नहीं, तो आप जनता को कैसे भरोसा? ठीक है, ठीक है।
ठीक है सुखमा जी, रंजीता जी, ठीक है, मैं एक एक करके जरा जल्दी से कमेंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है रंजीता जी, ठीक है, यशपाल जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शालिनी जी एक चीज ये भी कि वैक्सीन की कमी को लेकर के एक बड़ा सवाल उठाया था और राहुल गांधी ने कहा था कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी संकट बना हुआ है, वैक्सीन की डोज कम है। भारत बाहर अपनी दोस्ती निभाने के लिए भेज तो रहा है वैक्सीन, लेकिन देश के लोगों को प्राथमिकता पर रखना चाहिए, सबसे पहले देश के नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए। शुभेंदु जी देखिए, इस मुद्दे पे एक्चुअली मैंने एक शो और किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि ये इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है। इस वक्त जो है, जो पूरा विश्व जब एक पैंडेमिक से गुजर रहा है और इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री जो बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए एक मौका है कि देश की सॉफ्ट डिप्लोमेसी से आगे बढ़ाए, जिसकी वजह से हमें आर्थिक और दूसरे कई तरह के संबंध हमारे बढ़ सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मांग और मजबूरी होती है। तो ये कहना कि बिल्कुल ही ना प्रोवाइड किए जाएं बाहर, ये बहुत गलत है। कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे हैं, देखिए अगर ऐसी बात आती तो फिर सवाल इस लेवल पे भी आ जाता है कि वैक्सीन किसको दिया जाए। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स को क्यों ना दिया जाए पहले। तो अगर पिक एंड चूज हम इस तरीके से करते हैं कि किसको लगे, ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा हो जाता है। फिर मतलब डिबेट का कोई अंत नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियंस हैं। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त वैक्सीन की कमी सिर्फ इंडिया में नहीं है, वैक्सीन की कमी पूरे विश्व भर में है, क्योंकि नई बीमारी है, वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही हैं और स्केल इतना बड़ा है उसको मैन्युफैक्चर करने का कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी चालू है। अब आप देखिए, भूटान ने पहले हफ्ते में ही 85% अपने जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसके वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया। लेकिन भूटान कितना बड़ा देश है, भूटान की पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन देखिए आप। और सबसे बड़ा सवाल, तो जो महत्वपूर्ण सवाल बार बार एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं वो यही है कि जब टारगेट एरिया जहां हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये 20 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक के लोगों में है, तो उनको वैक्सीनेशन से क्यों वंचित रखा जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप पहले 65 फिर 45, कम से कम अब जब संकट बनाए जिस वर्ग पर, उनको तो वैक्सीन दीजिए ना। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है कि किस तरीके से, अगर देखिए आपकी पॉलिसी हो सकता है पहले कुछ और रही हो, लेकिन बहुत क्विकली जब भी क्राइसिस का टाइम होता है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी अपने फैसले बदलने पड़ते हैं, जिस तरह से सिचुएशन डेवलप होती है उस हिसाब से। तो सरकार का भी किसी चीज पे रिजिड होना या पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना कि यही आप डिसीजन ले रहे हैं तो यही डिसीजन क्यों ले रहे हैं, मेरे ख्याल से मिलके चलने की बात होती है कि आप अपना व्यू पॉइंट रखिए कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, और सरकार को भी बहुत डायनामिक होना पड़ेगा अपने डिसीजन को लेकर। ये डिसीजन आएंगे बार बार, कभी नाइट कर्फ्यू होगा, कभी डे कर्फ्यू होगा, कभी लॉकडाउन होंगे, क्योंकि जैसे ही अपसर्ज होगा तो आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ वॉर स्केल के एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, यशपाल जी, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, उनसे भी कोई बात हुई है? स्कूलों को बंद किया गया और अब प्राइवेट एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन ये कह रही है, मांग कर रही है कि स्कूलों को एक बार फिर से खोलना चाहिए, या इस पर कोई चर्चा हुई है, उनसे बात हुई है, बातें रखी हैं आपने भी जो आपकी परेशानियां हैं? हमने अलग अलग लोगों के साथ बातें रखी है, सभी एमएलएज को सूचित किया है, अपने लॉजिक समझाए हैं कि इस तरह से हमने मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया था, शिक्षा मंत्री जी से भी टाइम लिया था कि हम मिलना चाहते हैं आपसे। मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। हम कहा कि हम अपनी बातें तो मुख्यमंत्री के सामने ही रख सकते हैं, हमारी टॉप अथॉरिटी हरियाणा को चलाने वाले वही लोग हैं। यदि हम उनके सामने बात रखने का अवसर ही ना मिले और कहा कि जो कुछ कह दिया जाए बस फॉलो करो, तो केवल हम फॉलोअर मात्र हैं क्या इस देश के, इस स्टेट के, कि हमें जो कुछ कहा जाता है सिर्फ उतना ही करें और अपने मन की बात है, अपनी इच्छा शक्ति है, अपने कुछ भी बातें हैं वो बता ही ना पाए, कह ही नहीं पाए। तो इस तरह की पॉलिसी तो मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है। दूसरी, इन्होंने जो है एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना चाहिए था सबसे पहले। कहीं भी अवेयरनेस के नाम पे कोई चीज नहीं है। कोरोना को लेकर मुझे नहीं लगता कभी किसी न्यूज़पेपर में या इतने कोई बड़ी मात्रा में उस तरह का कार्यक्रम चला हो, या स्कूलों में आकर, क्योंकि अब तो स्कूल खुले हुए बहुत दिन हो गए हैं, या स्कूलों में आकर या स्कूलों के टीचर्स को उस तरह से ट्रेन किया गया हो कि आप जो है कोरोना के बारे में इस चैप्टर को, ये चैप्टर है और इसके बारे में बच्चों को अच्छी तरह से समझा दीजिए किस तरह से फैलता है और इसका प्रिकॉशन क्या क्या है। इस तरह से कुछ नहीं कहा गया और फिर कहते हैं कि स्कूल अपने लेवल पर कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेते। अब सीबीएसई ने कहा कि 70% सिलेबस कराना, 30% को छोड़ देना। अब हमारे लिए चुनौती था कि 70% सिलेबस कैसे कराएं। फिर बात ये होती है कि स्कूलों के पर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि 70% सिलेबस कहा गया था, उसके बावजूद ये करा नहीं पाए, या फिर ये कहा जाता है कि ये भी कहा जाता है, शुभेंद्र जी 1 सेकंड का टाइम और दीजिए, ये भी कहा जाता है कि स्कूलों ने मनमानी करते हुए 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक जो है ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी और इस मनमानी से बच्चों की आंखें खराब हुई। दूसरा, बच्चे
एडिक्ट हो गए सोशल मीडिया के या उस तरह से जो है टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो गए, तो वो भी इल्जाम हमारे ऊपर ही लगता है। तो सारी की सारी चीजें हम बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी को बता नहीं पाते, कोई हमारी बात उठाने वाला भी नहीं है। यहां तक मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो है प्रिंट मीडिया भी ये बात हमारी नहीं उठाता है, हमेशा इस तरह के इल्जाम ही लगाता है, यही कहता है कि नहीं टीचर्स जो है एक गुनहगार है, टीचर्स जो है एक गुनहगार नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उसको लेकर के जो फिलहाल निर्णय लिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो आदेश दिया, हमसे अगर राय ली जाएगी तो हम कुछ ना कुछ लॉजिकपूर्ण बताएंगे। एसोसिएशन से पूछा नहीं गया, हम इस देश के निर्माता अच्छी बातें सरकार को बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी किया जाता है। जल्दी से एक और बड़ा सवाल है रंजीता जी, मैं जरा जल्दी से एक सवाल आपसे और करना चाह रहा हूं कि आज लोगों के मन में जब नाइट कर्फ्यू हुआ तो उसके बाद से एक मन में डर बन चुका है कि कहीं लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां एक बार फिर से ना बने। शुरुआत हो चुकी है नाइट कर्फ्यू से, कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, इसलिए कई लोग ऐसे हैं जिनको अब पलायन करने के लिए वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो अगर ऐसे हालात बनते हैं जो हमने पहले देखे हैं, तो उससे निपटने के लिए भी कुछ किया जा रहा है क्या? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सरकार की तैयारी क्या है। देखिए शबंधु, फिलहाल जो स्थिति हरियाणा की है वो बिल्कुल कंट्रोल स्थिति में है। फिलहाल इसीलिए प्रिकॉशनरी स्कूल और जो है नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, स्कूल बंद किए गए हैं। पर अगर लोगों ने हमारा सहयोग नहीं किया, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया, उन्होंने मास्क नहीं पहने और पहले की तरह ही उन्होंने लापरवाहियां की, तो वो स्थिति भी आ सकती है कि हमें लॉकडाउन भी लगाना पड़े। तो इसका सहयोग जो सबसे ज्यादा है वो लोगों का जरूरी है, ताकि वो आज्ञा का पालन करें। जिस तरीके के जो शिक्षक यहाँ पर बैठे हैं वो बार बार इस बात की जिद कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को खोला जाए, हमारा नुकसान हो रहा है, टीचर्स का नुकसान हो रहा है, स्कूल्स का नुकसान हो रहा है। देखिए जान है तो जहान है, बच्चों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो लोग हमारे किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया, हमारे नुकसान हो रहा है। मैं इस बात को पूर्ण रूप से इसका जो है खारिज करता हूँ कि ये बात बिल्कुल भी कहीं नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। बार बार इसी बात को कहा जा रहा है कि आप बात को मोल्ड ना करें, अच्छा नहीं रहेगा। निकिता जी जरा जल्दी से रिएक्शन, ये जो अब लोगों के मन में भी एक डर बन रहा है, वो डर कितना जायज है? नाइट कर्फ्यू से शुरुआत, लॉकडाउन के हालात अगर ना बने तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यही लोगों के मन में डर भी है और इसीलिए सोच भी रहे हैं कि पलायन करने को, कहीं ऐसी स्थितियां ना बन जाए कि पलायन करने को मजबूर हो लोग। बिल्कुल शुभेंदु, यहाँ पर बस मैं 4 पॉइंट्स यहाँ पे बहुत जल्दी रखना चाहूंगी। मैं पहले बात सरकार से मैं निवेदन करना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो स्कूल है वो 8वीं कक्षा तक नहीं 12वीं कक्षा तक बंद करे। दूसरी चीज, जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनको थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए, जब स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए तब ये बोर्ड के एग्जाम कराए जाए। चौथी बात ये है कि पिछले 1 साल में हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, नो डिटेक्शन पॉलिसी के तहत यदि आगे बढ़ा दिया जाता है उससे बच्चों का बहुत भारी नुकसान होता है। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया, माफी के साथ रुकना चाहूंगा, माफी के साथ बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन 2 बड़े महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर के, क्योंकि पहला नाइट कर्फ्यू का जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और दूसरा स्कूलों को बंद करने का फैसला, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से इस पर मनाही कर दी गई, लेकिन क्या सरकार उनको मना पाएगी? और बड़ा सवाल यही है कि अगर कोरोना के चलते जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी किसी भी तरीके से वो संक्रमित होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं नाइट कर्फ्यू को लेकर के जो सरकार की तैयारियां हैं कितनी पुख्ता हैं? क्या ये जल्दबाजी में लिया गया कदम है या फिर इसको लेकर के पहले से ही सरकार ने विचार विमर्श किया, सोचा समझाए और तभी ये बड़ा फैसला लिया है? फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।